Hello students, in this video we are going to discuss about the structure of atom. Now we know atom is the very small or a smallest particle of any substance. किसी भी सब्सटेंस का एक छोटा सा जो हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, अनकटेबल एक तरीके से अनकटेबल पार्ट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का जो है वो होता है एटम। ठीक, तो उसी एटम का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वो एटम कैसे बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। इन दिस टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, जस्ट एक ओवरव्यू है, फटाफट बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब डिस्कवर किया गया तो वो क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑब्जर्व करी थी। उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो दिए हैं कि भाई एटम ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी का जो हम एटम के बारे में बात करते हैं कि उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें उसमें होती है, तो ये तो एक हमारा मान लीजिए क्या है कि हमको अभी पता है, लेकिन ये जो पूरा डिस्कवरी है ये कैसे हुआ, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके अपने अपने मॉडल दिए और उसके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है स्ट्रक्चर का एटम के, वो निकल के आया है। ठीक, वो देखेंगे। तो थॉमसन, रुदरफोर्ड एटॉमिक, बोर का एटॉमिक मॉडल, ये सारे मॉडल्स हम देखेंगे। उसके बाद हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी करेंगे। ठीक, फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि बाद में चल के इवॉल्व जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आ गई, उसमें ऐसे देखा गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांजिशन में जाते हैं, लाइट को इमिट कर सकते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, एनर्जी इमिशन, तो वहां पे लाइट का थोड़ा इंक्लूजन होगा। तो हमें पता है कि कोई भी लाइट है वो जो वेव होता है वो एक क्वांटम से बना होता है, तो वो हम स्टडी करेंगे आगे चल के इसमें। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसको हम देखेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम देखेंगे। उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, फीचर्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डी ब्रॉगलीज रिलेशन एंड हाइजेनबर्ग आइडेंटिटी प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, हाइजेनबर्ग आइडेंटिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली रिलेशन वो हम देखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका क्वांटम नंबर्स क्या होता है, चार टाइप्स के उसके क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग इसमें क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। फिर हम बात करेंगे अबव प्रिंसिपल का कि एटम में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किया जाए। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम देखेंगे। ये सारे पॉलिस एक्सक्लूजन, नॉन-ड्यूस और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल में हम फिल करेंगे उससे रिलेटेड है। और बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, कैसे फिलअप किया गया है अलग अलग ऑर्बिटल्स में, उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये इन जनरल ओवरव्यू है कि हम इस टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा जो एटम है वो अभी जो दिखता है हमें वो कैसा है। तो वो एटम हमारा एक्चुअल में क्या है, एटम इज द अनकटेबल पार्ट है एक तरीके से, जिसको हम डिग्रेड या फिर डिकम्पोज फर्दर नहीं कर सकते, ऐसा हम बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस है। तो ये जो हमारा एटम है, अभी का जो मॉडर्न एटम हमें दिखता है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो है वो कैसा दिखता है, तो एटम जो है ये मेडअप होता है, मेडअप ऑफ डेंस सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस सेंटर में आपको यहाँ पे जो है न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक, सेंटर में आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, ये डेंस सेंटर है, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और बाहर ये जो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे घूम रहे हैं।
तो एटम इज मेड अप ऑफ डेंस सेंटर, ये डेंस सेंटर है जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सराउंडिंग में से घूम रहा है। न्यूक्लियस हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है ना, सेंटर के अंदर में यहाँ पे अंदर, और बाहर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो अंदर प्रेजेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उस पर निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका अपना मास होता है, ठीक। तो ये तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, एटम के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक। कौन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, ठीक है हमारा। तो ये है मॉडल हमारा एटम। अभी जो हम बात करते हैं कि एटम हमें ऐसा दिखता है, लेकिन ये जो एटम का पूरा जो स्ट्रक्चर अभी उभर के आया है, ये बहुत सारे स्टडी के बाद आया, बहुत सारा रिसर्च इस पे किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है। तो वो काम कौन सा है वो हम बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम, कि एटम का इवोल्यूशन जो है अभी जो हम देखते हैं वो कैसे कैसे हुआ है। तो उसमें सबसे पहले ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर्स जो थे 500 बीसी के आसपास, तो मान लीजिए 500 बीसी मतलब लगभग 2700 साल पहले की बात चल रही है कि नहीं। 500 बीसी मतलब सोचिए आप कितना पुराना, 2000 साल 2700 साल पुरानी बात है। वहां पे हमारे देखो डेमोक्रिटस नाम का साइंटिस्ट था, उसने एटम का मीनिंग देखा, बोल दिया कि भाई वो अनकटेबल है, उसने एटम को अनकटेबल बोल दिया, ठीक है। और जो हमारा एक इंडियन साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड आचार्य कनाद, जिसको, ठीक, ये आचार्य थे पहले, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम होता था वहां पे आचार्य जो होते थे ना, एक गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो उसमें से एक आचार्य थे कनाद नाम के, वो भी बहुत सारा इस एटॉमिक इसमें इन्वॉल्व थे, कि भाई वो भी देख रहे थे कि भाई जो पूरा जो विश्व हमारा जो है यूनिवर्स है वो किस सब्सटेंस से, छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि जो पूरा हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो एक अणु से बना हुआ है। अब अणु उन्होंने कॉइन नहीं किया था, उन्होंने बोला था कण, इसलिए उनका नाम एक तरीके से कणाद भी है ना। तो कण से बना है, कण कण से दुनिया बनी हुई है, ऐसा हम जब बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है, कण होता है। डेमोक्रिटस ने बोला अनकटेबल है, आचार्य कनाद ने बोला कि भाई जो है वो कण कण एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो एटम को आचार्य कनाद ने बोल दिया कण, ठीक। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1805 में डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थियरी प्रपोज की कि भाई एटम जो होगा ये ऐसा हो सकता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की हम बात करेंगे तो एटम जो होगा वो इस तरीके से हमें दिखेगा। एक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, एक हाइपोथेसिस दी कि भाई ऐसा हो सकता है, वो हम देखेंगे आज के, हम जस्ट इवोल्यूशन देख रहे हैं अभी कैसे कैसे हुआ। उसके बाद में 1950 में कैथोड रे ट्यूब जो है वो बनाया किसने, इन्होंने, फैराडे नाम का साइंटिस्ट है, माइकल फैराडे, ठीक है। उन्होंने जो है कैथोड रे ट्यूब बनाया। अब ये कैथोड रे ट्यूब में एक्चुअली कैथोड रे का इमिशन होता है, इसलिए नाम रखा है कैथोड रे ट्यूब। एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब में कैथोड रे अंदर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम रखा है कैथोड रे ट्यूब, ठीक, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जे थॉमसन है, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया कि भाई एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, वो भी उन्होंने देख लिया, ठीक है। और अपना एक मॉडल दिया कि भाई एटम जो है वो ऐसा हो सकता है, ठीक। उसके बाद में 1909 में रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल में, बाय बम्बार्डिंग द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर गोल्ड फॉइल पे करके एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन उनको आए उसके बेसिस पे उन्होंने एक अपना मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, ठीक।
उसके बाद में 1912 में बोहर एक साइंटिस्ट है, वो आया और उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, कि भाई एटम जो है वो ऐसे हो सकता है। क्योंकि पहले जो एटॉमिक मॉडल आए, जैसे कि डाल्टन का पहले आया, फिर थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, तो इनमें कुछ खामियां थी, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क थे। उन क्वेश्चन मार्क को दूर करने के लिए फिर बोर आया। ठीक, बोर का एक मॉडल आया कि भाई एटम ऐसे हो सकता है, और बोहर ने एक सेटिस्फैक्टरी मॉडल प्रपोज किया एटम का, कि भाई इसमें ये कंपोनेंट है और इस तरीके से ये अरेंज है। ठीक है, और उसने स्पेसिफिकली काम किस पे किया? सिर्फ हाइड्रोजन पे काम किया, कि भाई हाइड्रोजन एटम जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन ये बोहर मॉडल जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है उसको एक्सप्लेन में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का जो होता है स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम का, वो नहीं बताया। सिर्फ हाइड्रोजन एटम का उसने स्पेक्ट्रा बताया कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांजिशन जब होगा तो क्या हमें किस टाइप का स्पेक्ट्रा मिलेगा, वो बताया। वो हम देखेंगे आगे, है ना, स्पेक्ट्रा, बोहर मॉडल। ठीक है, और बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज चार्ज पार्टिकल, उसने इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल बोला। ऑब्वियस है कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो इन जनरल अभी जो हम देख रहे हैं वो इवोल्यूशन देख रहे हैं। फिर 1924 में आगे चल के डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान रहे थे, नेगेटिवली चार्ज, है ना। फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम देखेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वो मोमेंटम और पोजीशन की बात करता है। फिर 1926 में स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन प्रपोज किया और उसके अकॉर्डिंग तो ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करता है, और उसने वेव इक्वेशन दिया इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में, जैसे न्यूक्लियस यहाँ पे है प्रेजेंट, तो इसके आजू बाजू में जो भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग एनर्जी है जो अलग अलग ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। तो अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है सबकी एनर्जी अलग अलग है। उसके बारे में स्क्रोडिंजर ने अपना एक वेव इक्वेशन बनाया कि ये एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक अपना प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, उसके बाद में 1932 में चार्विक ने न्यूट्रॉन डिटरमाइन कर लिया। अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की। न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है या डिस्कवर किया है। ठीक है, और चैडविक ने अपना एक क्वांटम मॉडल प्रपोज किया किसका, एटम का, कि भाई एटम जो है वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें, तो आपको पूरा समझ में क्लियर नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये इवोल्यूशन है, और जो इवोल्यूशन जिस तरीके से हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक, उसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, है ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे बताया सब पहले आपको कि ये ओवरव्यू है कि इस टॉपिक पे हम स्टडी क्या करने वाले हैं। अब जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर और उसका इवोल्यूशन। तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल जो है एटम के, वो कैसे डिटरमाइन किए, सबको तो पता चल गया था 500 साल पहले, 500 BC, 500 साल 2700 साल पहले ही जो हमारे ऋषि मुनि थे या फिर बाहर के जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिटरमाइन कर दिया था कि एक छोटा सा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको एटम बोलते हैं, जिसके थ्रू हर एक मैटर जो है वो यूनिवर्स का बना हुआ है। तो फिर सब इसमें लग गए कि भाई ये जो एटम हम बात करें, क्या इसके भी छोटे छोटे अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है कि नहीं, वो भी डिटरमाइन करने के लिए। तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल को डिटरमाइन करने का एक होड़ लगी कि भाई कैसे इसको डिटरमाइन किया जाए, क्या क्या उसके अंदर के कंपोनेंट है। ठीक, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरेट थे, मेनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिस्ट 19 सेंचुरी तक, बिगिनिंग से लेकर 20th सेंचुरी तक। ठीक है, और ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारा पार्टिकल का वो डिटरमाइन कर सके, और उसके अंदर में जो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसको डिटरमाइन कर सके। ठीक है, सो सब एटॉमिक पार्टिकल बाद में चल के पता चला कि तीन होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब इनकी डिस्कवरी कैसे कैसे करी गई, कौन से साइंटिस्ट ने किया, किस तरीके से किया, उसको देखते हैं। ठीक, तो
अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है डिस्कवर किया गया था विलियम क्रूक एंड जे थॉमसन ने, ठीक है। अब इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हम बात करते हैं किसका, जे थॉमसन का, कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया भाई, तो जे थॉमसन ने किया। तो विलियम क्रूक ने सबसे पहले कैथोड रे का एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए जे थॉमसन जो है उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया और डिस्कवर किया कि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली नेचर कैसा। तो हम इसी वीडियो में आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा डिटेल में, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मास उसका क्या है, चार्ज उस पर क्या है, कैसे डिस्कवर हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सारी बातें डिस्कवर। देखो अब जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक ने क्या किया कि एक कैथोड रे जो है ट्यूब का यूज किया, सिलिंड्रिकल कैथोड रे ट्यूब, मतलब इस टाइप का, ऐसे एक सिलिंड्रिकल जो है कैथोड रे जो है ट्यूब का ऐसे यूज किया, ठीक है। और इस ट्यूब को नाम दे दिया डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्यों है, क्योंकि इसमें कैथोड रे डिस्चार्ज होते हैं। कैथोड रेज जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, मतलब निकलना, डिस्चार्ज होना मतलब किसी कहीं ना कहीं पार्टिकल से, कोई सब्सटेंस से, कोई सरफेस से बाहर निकलना। दे पास इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर। देखिए, और उसके देखो 10,000 वोल्ट, इतना ज्यादा वोल्ट जब वोल्टेज का जब हम पोटेंशियल इसके अक्रॉस में लगाएंगे, इस ट्यूब के अक्रॉस में के थ्रू द हमारा जो भी बैटरी होगा उसके थ्रू, है ना, तो उस टाइम पे फिर यहाँ से कुछ रेज ऐसे बाहर निकलेंगे कैथोड से और एनोड की तरफ वो जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा ट्यूब होगा इसमें हाई वैक्यूम होगा। अब देखो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वेरी लो प्रेशर। वैक्यूम का मतलब होता है वेरी लो प्रेशर, तो बहुत लो प्रेशर पे वैक्यूम में, मतलब एयर है ही नहीं ऐसा मान के अंदर में, बहुत लो प्रेशर पे हमने क्या किया, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखे, एक कैथोड और दूसरा एनोड, और दोनों को हमने हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया। 10,000 वोल्ट का लगभग हमने पोटेंशियल लगा दिया दोनों के बीच में। तो कैथोड से ऐसे छोटे छोटे जो है हमारे रेज निकलना स्टार्ट हो गए जो एनोड की तरफ मूव हो गए। अब एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उसको देखिए। तो अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कैथोड रे ट्यूब का, कैथोड रे ट्यूब में अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल कैथोड रे ट्यूब है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रोड जो है ऐसे हम रख देंगे। अब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मेटल के प्लेट्स है, बाकी कुछ नहीं है। ये यहाँ पे एक मेटल का प्लेट रखा, उसी मेटल का प्लेट इस साइड में रखा, और इन दोनों प्लेट को हमने कनेक्ट करवा दिया यहाँ पे बैटरी से। नीचे देखो, ये जो है हमारा यहाँ पे बैटरी से उसको क्या करवा दिया, हमने कनेक्ट करवा दिया है। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करवा दिया है, ये वाले बैटरी से, और इस बैटरी से लगभग कितना 10,000 वोल्ट हम क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अक्रॉस दिस टू प्लेट, ठीक है। अब इस प्लेट को हमने जो है निगेटिवली चार्ज टर्मिनल से अटैच किया, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये निगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं यहाँ पे कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और ये इलेक्ट्रोड किस में प्रेजेंट है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में, जहां पे वेरी लो प्रेशर है। मैंने बताया था वैक्यूम है, मतलब क्या है, वेरी लो प्रेशर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम से क्या होगा, अंदर में जो भी एयर प्रेजेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब इसी ट्यूब को हमने बोल दिया क्या, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहां से जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो अंदर में ये जो हमारा कैथोड था, ऐसे ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ ऐसे रेज बाहर निकल रहे हैं, है ना, और ये रेज बाहर निकल के स्ट्रेट लाइन में वो जा रहे हैं एनोड के पास। कहाँ पे जा रहे हैं, एनोड के पास। अब ये देखो ऑब्वियस है कि निगेटिवली चार्ज टर्मिनल से जाएगा कहाँ पे, पॉजिटिव पे जाएगा, अट्रैक्शन तो होगा ही ना, ठीक। तो ऐसे ये रेज जा रहे थे। फिर ये देखा कि इन रेज का जो है वो स्टडी किया गया था,
क्योंकि ये रेज कैथोड से निकले थे इसलिए इनको कैथोड रेज बोला गया। और फिर इन कैथोड रेज का क्या किया गया, स्टडी किया गया कि भाई एग्जैक्टली ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना। तो फिर ये स्टडी में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए वो हम देखते हैं अभी। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कैरेक्टरिस्टिक, जो कैथोड रे निकल रहे थे, कैथोड से जा रहे थे एनोड के पास, तो उन्होंने देखा कि कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहे थे। किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब ऐसे यहां से कैथोड से निकला, ये कैथोड है, कैथोड से एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे, कहां पे? एनोड के पास, स्ट्रेट लाइन में जा रहे, कई डिफ्लेक्शन नहीं हमें दिख रहा है यहाँ, ठीक। दूसरा, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब इसको समझिए, ये जो रेज जा रहे हैं यहाँ पे, जो हमें दिख नहीं रहे थे, मतलब वो तो ऑब्जर्वेशन किया गया कि भाई इस तरीके से वो जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जा किस तरीके से जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए आंखों से, सीधे आंखों से तो वो दिखेगा नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तब भी बहुत डिफिकल्ट है दिखना, ठीक है। तो वो कैसे स्ट्रेट लाइन में गई ये ऑब्जर्व कैसे पता चलेगा? वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से पता चल रहा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड डिस्टेंस पे है ना भाई, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। अब ये दोनों को तो हमने ऐसे जोड़ दिया ना, बराबर है, लेकिन इन दोनों को थोड़ी ना जोड़ा है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा कैसे कंप्लीट होगा? तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर जो कैथोड रे निकलेगा इधर जाएगा, तब कंडक्शन पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इससे हमें पता चलेगा भाई ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, चलो ठीक। दूसरा, ये जो कैथोड रेज है यहाँ पे वो रोटेट करते हैं एक व्हील को। अब ये व्हील जो होता है वो एकदम लाइट व्हील होता है। लाइट का मतलब वो घर वाला लाइट मत लीजिए, लाइट मतलब हल्का वाला, है ना, एकदम लाइट वेट का क्या होगा, व्हील। जैसे अब इसको समझिए कि ये हमारा ट्यूब था, ये हमारा क्या है, ट्यूब है। इस ट्यूब में ये यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे हमारा क्या है, एनोड है, ठीक। और बीच में हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा हल्का सा व्हील रख दिया, जिसको पैडल्स भी है छोटे छोटे, एकदम हल्का है, बहुत ही हल्का, मतलब ऐसे थोड़ा सा हवा लग जाए तो घूम जाए, ऐसा वाला। तो होगा क्या, यहाँ से जैसे ये कैथोड से ये एनोड है, यहाँ से जब ये रेज निकल रहे थे ऐसे, तो ये टकरा गई व्हील से, व्हील के पेडल से, तो ये व्हील घूमने लग गया, व्हील क्या हो गया, ऐसे घूमने लग गया। इससे क्या पता चला हमको कि भाई ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो रे निकल यहाँ से निकल रहे, रे जो निकल रहे, कैथोड रे जिसको हम बोलते हैं, इन रेज में एक तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी आने के लिए उसके पास मास होगा, कुछ ना कुछ, क्या होगा, मास। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज यहाँ पे जहाँ से जा रहे थे वो ऐसे ही नहीं थे, उनके पास कुछ मास था, और उस मास के कारण ही यहाँ पे उसका क्या हो रहा था, पुशिंग हो रहा था। मान लो इसका मास ही नहीं होता तो ये तो इसको ट्रांसफर पेनिट्रेट करके निकल जाते ना सामने आगे, समझना रहेगी, और ये व्हील घूमता ही नहीं। क्लियर है? तो इसके इससे हमें पता चला कि इसके पास कुछ ना कुछ मास है, और मास होने के कारण एक मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इस व्हील को अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। चलो ठीक। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कैसे पता चला भाई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है? तो किया क्या कि ये जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से ट्यूब था, ये कैथोड था, ये एनोड था, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे रेज जो है ऐसे जा रहे थे, तो बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दो प्लेट्स रख दी, मैग्नेटिक प्लेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या कर दिया, प्लेस रख दिया। या फिर हम मान लो यहाँ पे अलग से हमने क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोड्स रख दिए दो अलग से, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये रेज जब इधर से यहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पे बीच में हमने दो प्लेट्स रख दिए, एक पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। अगर मान लो इस रेज के पास निगेटिव चार्ज है, मान लेते, तो ऑब्वियस है कि ये कहाँ तक किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ होंगे, बराबर है कि नहीं। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता रेज के पास, तो ये निगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हमें पता है अपोजिटली चार्ज जो भी टर्मिनल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, पार्टिकल्स। तो यहाँ से ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि भाई ये जो रेज है वो डिफ्लेक्ट होते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट।
तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब इन रेज के ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज है ये निगेटिवली चार्ज है और फिर इसको नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनको नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कैथोड रे बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक, कैथोड रेज ऑब्वियसली कि ट्रैवल कर रहे हैं विद द हाई स्पीड। ठीक है, फ्रॉम एनोड तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं? फ्रॉम कैथोड तो कहाँ पे जा रहे हैं? एनोड। कैथोड तो कहाँ पे जा रहे हैं भाई? एनोड। ठीक है, आगे और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। देखो कैथोड रेज जो है फॉल ऑन हेवी मेटल्स। मान लो कि ये कैथोड रेज हेवी मेटल, मतलब यहाँ से कैथोड से निकल रहे ऐसे और बीच में हमने कोई मेटल रख दिया, यहाँ पे मेटल, हेवी मेटल क्या रख दिया हमने? यहाँ पे हेवी मेटल रख दिया। अब जब हम इसमें हेवी मेटल रखेंगे तो जैसे ये कैथोड रे का इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, हेवी मेटल जैसे कि मर्क्यूरी है, इनको हेवी मेटल बोलते हैं ना, तो ये हेवी मेटल पे जैसे हमने यहाँ पे इसका इम्पैक्ट हो गया, यहाँ से इमीडिएटली एक्स रेज बाहर निकल रहे। क्या निकलेंगे? एक्स रेज बाहर निकलेंगे। अभी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ से, जैसे हमने बोला कि ये जो कैथोड रेज होते हैं हाई स्पीड से ट्रेवल होते हैं भाई, हाई स्पीड से ट्रैवल होते हैं तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ जितने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इस हेवी मेटल पे इंपैक्ट करेंगे, वहां से इमीडिएटली ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ दिस पार्टिकल विथ हाई एनर्जी, यहां से सडनली क्या निकलेगा? एक्सरे बाहर निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद कैथोड रे जो है पॉजेस आयोनाइजिंग पावर, क्योंकि हमने अभी देखा इसके पास बहुत अच्छी खासी क्या होती है? एनर्जी होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी ये गैस जो होगा, मतलब अगर इस कैथोड रे ट्यूब में अगर हमने कोई गैस रखा होता तो ये यहाँ से जब पास होते रहते तो इस गैस को वो आयोनाइज कर देते। क्या कर देते? आयोनाइज कर देते। समझ में आ रहा है? ठीक, इतनी एनर्जी इसमें होती है। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर में हमने सोडियम वेपर भरा होता, क्या? सोडियम का वेपर, सोडियम की गैस यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो ये सोडियम को आयोनाइज कर देते, किसमें? Na+ में आयोनाइजेशन हो जाता। कौन करता? ये कैथोड रे हमारा इंपैक्ट करके। ठीक, उसके बाद दे कैन पेनिट्रेट टू द थिन मेटेलिक शीट। अगर मेटेलिक शीट अगर हमारे पास एकदम थिन मेटेलिक शीट है और यहाँ से हमने कैथोड रेज को पास कर दिया तो ये पेनिट्रेट होकर बाहर निकल जाएगा। मतलब इसकी साइज बहुत छोटी होनी चाहिए, इसका मास भी बहुत क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी ये क्या हो रहा है? इजीली पेनिट्रेट हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद में द नेचर ऑफ दिस रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर हमने कैथोड का मेटल, जैसे मान लो पहले हमने कोई मेटल यूज किया था प्लेटिनम, उसके बाद में हमने कैथोड और एनोड को बनाया हमने इससे पैलेडियम से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कैथोड निकलना था, रेज निकलने थे, वही निकलने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहने वाली है? सेम। समझ में आ रहा है? तो अंदर में गैस कौन सा प्रेजेंट है? समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रोड हमारे कौन से हैं? कैथोड और एनोड, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कैथोड रे निकलने वाला है वही निकलेगा। इसका मतलब कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, क्लियर हो गया क्या? राइट, तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज। इसका हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन का। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज में। इन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या फिर हमारा जो कैथोड रे है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल दिया अभी, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इट हैज इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका इफेक्ट होता है। फोटोग्राफिक प्लेट जैसे कि निगेटिव विगेटिव होता है ना, हम पुराने कैमराज में यूज होता था। ठीक है, उसके ऊपर इस कैथोड रे का क्या मिलेगा? हमें
इफेक्ट मिलेगा, जैसे कि एक्सरे का होता है ना, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर इफेक्ट जो मिलता है। ठीक, तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी। तो हमने देखा कि विलियम क्रूक जो था और जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। थॉमसन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और ऑब्जर्व किया किसको, कैथोड रेस को। और इस कैथोड रेस को एक्चुअल में जे थॉमसन ने नाम दिया था निगेट्रॉन, निगेट्रॉन्स, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज थे, तो इनको बोला था क्या, निगेट्रॉन्स। These are called as निगेट्रॉन्स। ठीक, बाद में चल के इन निगेट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन बोला गया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन टर्म वाज कॉइन्ड बाय J.S. Stoney, is coined by J.S. Stoney। ठीक, ओके, तो ये है हमारा क्या यहाँ पे कैथो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी, और इलेक्ट्रॉन की इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा जो ऑब्जर्व किया गया था कैथोड रे 2 एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक, फिर इसी को जो जे थॉमसन ने जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, वो भी कैलकुलेट किया गया। तो वो भी यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज कितना आया, -1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना चार्ज आया, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो 1 -1.0602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और ये जो इतना चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इतना चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है थ्रू इस एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ऑब्जर्व किया कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे हमारे जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है, तो मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 into 10⁻31 kilogram. This much weight is possessed by the electron. एक इलेक्ट्रॉन हैज इतना वेट। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो ये होगा हमारा 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम्स। हमें पता है 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है, बराबर है कि। तो इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम्स में मिल जाएगा। वेट आपको याद रखना है, एंड दिस वेट वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन, दिस कैलकुलेटेड बाय थॉमसन। तो मुलिकन ने चार्ज कैलकुलेट किया, थॉमसन ने वेट कैलकुलेट किया कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट यहाँ पे कितना है। ठीक है, और जो भी 3 पार्टिकल्स है of the 3 particles, subatomic particles कौन से हैं, हमने देखा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों में से सबसे हल्का अगर कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे लाइटेस्ट अगर सबएटॉमिक पार्टिकल कौन सा है तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इट इज द लाइटेस्ट। ठीक, इतना कम वेट है किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? नाउ
एक इलेक्ट्रॉन का वेट तो हमें पता चला। मान लो अगर आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होते, 1 मोल, अब 1 मोल का आपको पता है कितना होता है, मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा है। 1 मोल मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे 6.023 × 10⁻23। इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको दिए तो उसका वेट कितना होगा, तो आप क्या करते भाई, एवोगाड्रोस नंबर लेके 6.023 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते, मल्टीप्लाइड करते उसको एक इलेक्ट्रॉन के वेट से, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट हमारे पास आता है यहाँ पे 9.1 × 10⁻, ग्राम्स में ले रहा हूं मैं, 28, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 0.55 मिलीग्राम। मतलब अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वेट होगा दैट विल बी 0.55 मिलीग्राम्स। ठीक, 0.55 मिलीग्राम्स। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन का वेट के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने देख लिया इतना है। अब मान लो कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन के बजाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, और उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करना होता, तो हम कर लेते, बराबर है। हम क्या करते, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, 1 मोल मतलब कितना 6.023 × 10⁻, कितना कर देते भाई, हमें पता है 23, मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज ले लेते हैं,